ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिका के सामने एक साथ कई मोर्चे खुलते जा रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है और ईरान इसे अपने नियंत्रण में रखने पर अड़ा है। ताजा हालात क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है और ईरान इसे अपने नियंत्रण में रखने पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ यमन के हूती लड़ाकों ने लाल सागर के बंदरगाह मोखा और सरकारी नियंत्रण वाले मारिब को निशाना बनाकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है। अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसके सहयोगी संगठन भी अलग अलग मोर्चे पर दबाव बनाए हुए हैं। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजिम ने शनिवार को अमेरिका से संघर्ष में अपनी हार स्वीकार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की कमान में रहेगा और इसे सिर्फ राजनीतिक बयान या सैन्य ताकत के दम पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रविवार को यह भी खबर आई है कि ओमान और ईरान में हॉर्मुज पर समझौता हो गया है। ईरान का रुख अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। युद्ध से पहले रोजाना 130 से अधिक जहाज इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन शुक्रवार को केपलर के मुताबिक सिर्फ 2 जहाजों ने हॉर्मुज पार किया है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। ब्रेंट और WTI में इस हफ्ते करीब 6% और 5.4% की तेजी की संभावना बनी है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी करीब $4.08 प्रति गैलन तक पहुंच गई है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि ईरान को हराने के बाद वो जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कैसे या कब किया जाएगा। ईरान के साथ तनाव के बीच उसके सहयोगी हूती लड़ाके भी सक्रिय हो गए हैं। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक हूतियों ने शुक्रवार को मोखा पोर्ट पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले में कम से कम 4 नागरिक मारे गए हैं, 8 घायल हुए हैं, जबकि 2 नाविक लापता बताए गए हैं। एक पोर्ट सिक्योरिटी गार्ड के मारे जाने की भी जानकारी दी गई है। तस्वीरें और वीडियो में मोखा में आग और धुआं दिखाई दिया है। यमनी सरकार ने कहा है कि बंदरगाह के नागरिक और आर्थिक समुद्रिक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। शनिवार को हूती ने सरकारी नियंत्रण वाले मारिब शहर में भी 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन दागे। अधिकारियों के मुताबिक हमलों में घर, वाहन को नुकसान पहुंचा है और एक नागरिक घायल हुआ है। एक 5वीं मिसाइल एक बेकरी पर गिरी है। यमन में एक हिस्सा ऐसे समय बढ़ी है जब संयुक्त राष्ट्र में चेतावनी दी गई है कि देश 2022 के संघर्ष विराम के बाद फिर बड़े पैमाने की जंग की तरफ लौटने के सबसे गंभीर खतरे में है। वहीं ये सब कुछ हूती ईरान के कहने पर कर रहे हैं। अगस्त की शुरुआत से ही हूतियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई तेज हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों रास्तों पर संकट बढ़ता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर, क्योंकि हॉर्मुज से होने वाली तेल की आवाजाही में किसी भी बड़ी रुकावट से दुनिया भर में ऊर्जा बाजार पर दबाव पड़ सकता है। तेल महंगा हुआ तो इसका असर पेट्रोल डीजल के साथ ट्रांसपोर्ट महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों तक पहुंच सकता है। दूसरा असर होगा शिपिंग कास्ट पर। अगर जहाजों को खतरनाक समुद्री रास्तों से बचना पड़े तो उन्हें लंबे रास्ता तक करना पड़ सकता है। इससे समय और ईंधन दोनों की लागत बढ़ेगी और इसका असर आखिरकार आम लोगों की जेब पर भी आ सकता है। भारत के लिए भी यह संकट बेहद अहम है। भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है और पश्चिम एशिया के समुद्री रास्ते भारतीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर लंबे समय तक समुद्री रास्तों में बाधा रहती है तो भारत के लिए तेल की कीमत, शिपिंग लागत और आयात निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संघर्ष कितना लंबा चलता है और तेल की वैश्विक सप्लाई कितनी प्रभावित होती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज को लेकर टकराव, दूसरी तरफ यमन में हूती हमले और इसके बीच दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर बढ़ता खतरा। मोचा में हमले और बाब अल मंदेब में जहाज पर हुए घातक हमले ने साफ कर दिया है कि संकट अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए तनाव कम कर पाएंगे या हॉर्मुज और लाल सागर का संकट और बड़ा रूप लेगा, क्योंकि अगर ये समुद्री रास्ते लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसकी कीमत सिर्फ युद्ध में शामिल देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अब आपकी क्या राय है इसमें, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जंग रोकने के लिए हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो MOU दस्तखत हुआ था, जिस पर लिखित समझौता था, वो आज यानी 17 अगस्त को अपनी अहम डेडलाइन पर पहुंच गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये MOU अब यहाँ अगर एक्सपायर हो रहा है तो आज के बाद क्या होगा?
क्या अमेरिका और ईरान में फिर से भीषण जंग शुरू हो जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अभी यही है, क्या ये समझौता आगे बढ़ेगा या इसके मियाद ख़त्म होते ही ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिर से तेज़ हो सकती है? क्योंकि अभी तक फिर से कोई एग्रीमेंट होने की खबर सामने अभी तक नहीं आई है। हालांकि कई चैनल से खबरें आ रही हैं कि बिहाइंड द चैनल इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ईरान की ओमान से बात हो रही है, कोई मीडिएशन भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा दिया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई हतमी जो है इसकी शक्ल सामने नहीं आई है। और आज वो एक्सपायर हो रहा है जो MOU साइन हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच। तो आपको बताते हैं कि MOU क्या था। जून 2026 में पाकिस्तान के मीडिएशन से, यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच एक 14 नुकाती इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था। इसका मकसद लड़ाई रोकना, दोनों तरफ से मिलिट्री एक्शन बंद करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना और आगे एक परमानेंट पीस डील की तरफ बढ़ना था। समझौते में न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस, ऑयल एक्सपोर्ट्स और अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड जैसे बड़े मुद्दों पर आगे बातचीत का रास्ता भी रखा गया था। लेकिन यह समझौता बहुत जल्दी मुश्किल में पड़ गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर इसकी शर्तें तोड़ने के इल्ज़ाम लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझौते के बाद ही कमिटमेंट से पीछे हटना शुरू कर दिया, जबकि वॉशिंगटन का आरोप है, यानी कि अमेरिका का ये कहना था कि तेहरान ने हॉर्मुज़ और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करके समझौते की भावना को तोड़ा। जुलाई में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अग्रीमेंट को ख़त्म मानते हुए ईरान पर दोबारा मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दिया। अब 17 अगस्त की डेडलाइन क्यों अहम है? क्योंकि जून के एग्रीमेंट में फाइनल डील के लिए 60 दिनों का फ्रेमवर्क रखा गया था। 60 दिनों का फ्रेमवर्क रखा गया था जिसे दोनों फरीक की म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी रजामंदी से बढ़ाया जा सकता था। डेडलाइन करीब आते आते पाकिस्तान और दूसरे मीडिएटर्स जो थे उन्होंने एक्सटेंशन की कोशिशें तेज़ कर दी। पाकिस्तान की तरफ से खबर आई थी कि दोनों फरीक यानी दोनों पक्ष कह सकते हैं एक्सटेंशन के लिए राज़ी हैं, लेकिन ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ऐसी कोई फॉर्मल एक्सटेंशन टॉक्स नहीं चल रही है, यानी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि 17 अगस्त यानी आज की जो तारीख है 17 अगस्त की रात को अपने आप जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क कमज़ोर होगा और दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री एस्केलेशन का खतरा बढ़ सकता है। और इस तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। हाल के दिनों में यहाँ शिपिंग बहुत कम हुई है और अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक और नेवल प्रेशर बढ़ाने की बात कही है, जबकि तेहरान हॉर्मुज़ पर अपने कंट्रोल को बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के अंदर भी जंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन हॉलेंड ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ पर हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिकी फौजियों के साथ इस तरह की बेरुखी शर्मनाक है। उन्होंने खासतौर पर USS अब्राहम लिंकन के सेलर्स की हालत का हवाला दिया और कहा कि ये जंग अमेरिका को ज़्यादा महफूज नहीं बना रही और फौजियों और उनके ख़ानदान वालों के लिए बेहतर रास्ता यही है कि यह जंग ख़त्म की जाए। ये क्रिटिसिज्म उस वक्त आया है जब USS अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है करीब 9 महीने से लगातार डिप्लॉयमेंट में है और जहाज़ पर सेलर्स की मेंटल हेल्थ और लिविंग कंडीशंस को लेकर काफ़ी संजीदा सवालात भी उठे हैं। हालांकि पेंटागन और US सेंट्रल कमांड ने इन रिपोर्टों को चुनौती दी है। सेंटकॉम चीफ ने कहा है कि लिंकन पर USS अब्राहम लिंकन पर मेंटल हेल्थ केसेस दूसरे अमेरिकी कैरियर्स के मुकाबले कम लेवल पर हैं। लेकिन अब लिंकन को राहत देने के लिए एक दूसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ चुका है। जी हां, यह है USS जॉर्ज वाशिंगटन, जो वियतनाम के डानाक पोर्ट से निकल चुका है और उसे मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है ताकि वो USS अब्राहम लिंकन को रिलीव कर सके। रिपोर्टों के मुताबिक वाशिंगटन को अब अरेबियन सी में तैनात किया जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका ईरान के आसपास अपनी नेवल प्रेजेंस कम नहीं कर रहा, बल्कि एक कैरियर को दूसरे कैरियर से रिप्लेस कर रहा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। जो कि डेडलाइन आज है 17 अगस्त की, और डेडलाइन के बाद क्या ये जो युद्ध विराम है या सीज फायर है ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा, या क्या आज के बाद जंग शुरू हो जाएगी, या फिर इसको एक्सटेंशन मिल पाएगा। अगर एक्सटेंशन मिल पाएगा तो क्या इसके लिए संजीदा क्वेश्चन हो रही है, ये एक सवाल अहम है। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर दबाव बनाए रखेगा,
दूसरी तरफ ईरान सैंक्शंस, ब्लॉकेड और हॉर्मोज के सवाल पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है और बीच में पाकिस्तान, कतर और दूसरे मीडिएटर्स कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद न हो। तो 17 अगस्त की डेडलाइन का असली मतलब क्या है? ये ज़रूरी नहीं है कि आज एमओयू खत्म हुआ तो कल जंग शुरू हो जाए। असली खतरा यह है कि अगर कोई एक्सटेंशन या नया फ्रेमवर्क नहीं बनता तो दोनों मुल्कों के बीच वो डिप्लोमेटिक सेफ्टी नेट कमज़ोर हो जाएगा जो किसी नई एस्केलेशन को रोक सकता है। आने वाले दिनों में 3 चीज़ों पर नजर रहेगी: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग, अमेरिकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और ईरान यूएस इनडायरेक्ट टॉक्स। अगर इन तीनों में तनाव बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, यहां तक ही महदूद नहीं रहेगी। इसका असर गल्फ कंट्रीज, ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल शिपिंग और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है।